हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर वीना और आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। वो है मूड डिसऑर्डर। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक लाने का मेन मकसद ये रहा मेरा कि 2-3 दिन पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी। तो उनसे बात करते करते उन्होंने 2-3 बार ये यूज किया कि मेरा मूड कुछ ठीक नहीं रह रहा है, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ मैं, आजकल कुछ ठीक नहीं लगता है, सुबह उठते हैं कैसे टाइम बीत जाता है, कुछ समय नहीं लगता, कुछ समय पता नहीं चल रहा कैसे बीत जा रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो मैंने ये सोचा कि ये सिर्फ उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ये समस्या बहुत लोगों के साथ आ रही होगी। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई बाधित हो गई है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, उन्हें टेंशन हो रही है, अपने करियर की, अपने एग्जाम की टेंशन हो रही है। जो बुजुर्ग हैं, हमारे एल्डर्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है कि वो मॉर्निंग वॉक तक में नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि हम बुजुर्गों का ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम उनकी बहुत कमजोर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो सभी के साथ हो रहे हैं। तो क्यों नहीं एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा की जाए जो कि प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग काफी रेलिवेंट भी हो लॉकडाउन के पीरियड में, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट हो जाए। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे ग्रेजुएशन पार्ट 3 के बच्चे और पीजी लेवल के जो बच्चे हैं उनकी क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। आज जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर क्या है? हमारे मूड में परिवर्तन का होना, ये स्वाभाविक है। ठीक है, हम मूड स्विंग्स के शिकार होते हैं। हमारा मूड परिवर्तित होता रहता है। कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, कभी जेलस फील करते हैं, कभी बहुत ओवर एक्साइटेड फील करते हैं। तो क्या हमें कोई बीमारी है? बिल्कुल नहीं। हमारे जो इमोशंस है उनमें ये परिवर्तन हो रहा है जो कि नेचुरल है। बट इमोशन के नाम से ही स्पष्ट है कि इमोशन में मोशन है, यानी कि परिवर्तन है। और ये परिवर्तन, ये इमोशंस जब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं या बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं, बहुत गहरे चले जाते हैं, तो फिर समस्या आ सकती है। तो एक्सट्रीम की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मूड डिसऑर्डर में दो चर्चा करेंगे, दो पार्ट्स की। वो है यूनिपोलर और बाइपोलर। तो बाइपोलर यानी कि नाम से स्पष्ट है कि दो पोल, यानी दो ऐसे छोर जो कि दोनों ही एक्सट्रीम है, यानी एक्सट्रीम मूड का हाई चला जाना और एक्सट्रीम इंटेंस डीप नीचे चले जाना। ठीक है, यानी एनर्जी लेवल या तो बहुत ऊपर रहेगी या फिर एकदम नीचे रहेगी, नॉर्मल नहीं रहेगी। तो आज इस क्लास में इसी की चर्चा होगी और ये बहुत ही रेलिवेंट है। मैंने कहा पीजी के बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मूड डिसऑर्डर के टाइप्स, उनके कॉजेज, उनके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, क्यों ये रिस्क फैक्टर है लोगों के लिए, इस पर डिस्कस होगा। खास ही खास साथ साथ इसमें जो कॉजेज हैं क्या है, बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल जो कॉजेज हैं उनकी चर्चा होगी। और जो ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट से उनको ठीक किया जा सकता है, उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए लायक बनाया जा सकता है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो फिर बने रहिए, अब क्लास शुरू करते हैं। मूड डिसऑर्डर की सीवियरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 60 मिलियन पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम मूड डिसऑर्डर एंड दिस इज़ अ मेंटल प्रॉब्लम। ओके, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा कि 60 मिलियन पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम मूड डिसऑर्डर। इस मूड डिसऑर्डर के कारण इतनी बड़ी जनसंख्या इस समस्या से ग्रस्त है। DSM-4 के अकॉर्डिंग भी मेजर क्लिनिकल प्रॉब्लम है। एक तो है ये मेजर क्लिनिकल प्रॉब्लम है, मेजर डिसऑर्डर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का मुख्य कारण है। जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं, उन मानसिक समस्याओं में मूड डिसऑर्डर के कारण डिप्रेशन के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और DSM-4 ने क्या कहा कि सफ़र 1 in out of 4 पीपल ओवर अ लाइफ टाइम, यानी प्रत्येक 4 में से एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में मूड डिसऑर्डर का शिकार होता ही है। और यहाँ DSM-4 क्या है मैं बताना चाहूँगी कि DSM-4 है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल बाय अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक ऐसा मानदंड बनाया है DSM-4 का कि जिसमें बीमारियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें मूड डिसऑर्डर को एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के रूप में रखा गया है। और अगर DSM-4 ये कहता है तो फिर ये एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि मूड डिसऑर्डर को हम
किस तरह अध्ययन करना है, तो इसे दो भागों में बांट के हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला है यूनिपोलर डिसऑर्डर डिप्रेशन और सेकंड है बाइपोलर डिसऑर्डर। यूनिपोलर यानी कि एक पोल यानी एक ही एरिया का वो डिप्रेशन होता है, यानी अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो बहुत ज़्यादा वो दुखी ही रहेगा, ठीक है, वो खुशी वाले पोल में नहीं जाएगा, वो सिर्फ दुखी रहेगा। यहाँ जो इस पिक्चर से समझ में आ रहा है ये व्यक्ति घोर डिप्रेशन का शिकार है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा चिंतित है, ठीक है। और जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, एक ही व्यक्ति है, वो कुछ समय तक बहुत उदास है तो कुछ समय तक बहुत ज़्यादा खुश है। तो यानी एक्सट्रीम केसेस की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। होपलेस एंड डिस्करेज यानी ऐसे व्यक्ति काफ़ी होपलेस, निराशावादी और जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनको फील होता है कि वो अपने जीवन में अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी एंड फोकस, उनके लाइफ में एनर्जी की बहुत कमी होती है, बहुत थके थके महसूस करते हैं हमेशा, और ये समझते हैं चूँकि उत्साह की बहुत कमी है इसलिए वो फोकस नहीं कर पाते, अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, कोई एनर्जी अंदर से उन्हें मिलती नहीं है। बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स के भी शिकार हो जाते हैं, जैसे हेडेक, बॉडी एक, पाँव के मसल्स में भयानक दर्द, बॉडी का बायां हिस्सा सुन्न होना या काफ़ी पेन होना, ये सब जो सिम्टम्स हैं वो उनमें होते हैं। जो यूनिपोलर डिप्रेशन का सबसे बड़ा सिम्टम है, जो मेजर सिम्टम है वो है ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस। ईटिंग टू मच और लो, यानी कि या तो वो सोएंगे बहुत ज़्यादा या बिल्कुल नहीं सोएंगे, और खाएंगे बहुत ज़्यादा या बिल्कुल ही खाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि जो डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं, यूनिपोलर डिप्रेशन या फिर डिप्रेशन के जो शिकार लोग होते हैं, उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत जनरल होती है। ऐसे लोग खाते बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, और फिर चूँकि वो खा लिए हैं इसलिए वो डिप्रेशन में शिकार हो गए, चूँकि वो मोटे अब हो गए तो इसलिए भी वो ज़्यादा खाएंगे कि अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये डिप्रेशन उन्हें धीरे धीरे ओबेसिटी का शिकार कर देता है। सेकंड है स्लीपिंग पैटर्न, यानी या तो बहुत ज़्यादा सोएंगे, दिन भर सोते रहेंगे और नींद बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसे लोगों के आप देखिएगा जो ज़्यादा सोते हैं, इनके चेहरा, नाक, मुंह सब फूला फूला रहता है, देख के ही आप पकड़ सकते हो कि ये आदमी सेंस में नहीं, कॉन्शस में नहीं रह रहा है, हमेशा नींद में रहता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है, यहाँ हम लोग बाइपोलर की चर्चा कर लेते हैं। बाइपोलर, हम लोगों ने यूनिपोलर को डिस्कस कर लिया कि ऐसे लोग काफ़ी डिप्रेशन स्टेज में रहने वाले लोग होते हैं। अब बाइपोलर की चर्चा करते हैं। बाइपोलर में क्या होता है, चूँकि नाम से ही स्पष्ट है कि बाइपोलर का अर्थ होता है दो एक्सट्रीम या दो पोल, यानी कि एक छोर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, एक्सट्रीम हाई, और दूसरा एक्सट्रीम लो होता है। ये एक्सट्रीम लो है और ये एक्सट्रीम हाई है, ओके। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा। एक्सट्रीम लो के जो लोग होते हैं, मतलब बाइपोलर में क्या होता है ना कि इनकी जो भी इमोशंस की जो मोशन है, गति है, वो किसी एक जगह पर नहीं रहती है। या तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे या वो फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, यानी दोनों फेजेज में इनका आना जाना लगता रहता है। अब यहाँ पर हम चूँकि एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं तो मैनिक फेज की बात कर लेते हैं। मैनिक में क्या होगा कि जो एक्सट्रीम हाई पर जो है ना, वो टॉकिंग एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, रेसिंग थॉट्स, हॉस्टिलिटी, लेस स्लीप, डिल्यूजन के शिकार होते हैं। और एक्सट्रीम लो में जो लोग हैं ना, एक्सट्रीम लो यानी फिर वही यूनिपोलर डिप्रेशन का जो शिकार लोग हैं, उनके सिम्टम्स इनको आएंगे। नींद बहुत कम आएगी, एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थकान रहेगा, प्रोलोंग सैडनेस यानी बहुत ज़्यादा उदासी का माहौल उनके दिमाग में रहेगा, मेमोरी लॉस, धीरे धीरे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा आप उदास रहते हो, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आप सोते नहीं हो, तो फिर आपकी याददाश्त में कमी आती है। और पुअर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की कमी हो जाती है ऐसे लोगों में। अब बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन द्वारा भी समझ सकते हैं कि हमारे जो इमोशंस के मोशन हैं उन्हें इस पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं। जब व्यक्ति नॉर्मल मूड में होता है तो वो व्यक्ति यहाँ होता है, ठीक है, और जब हाई मूड में है तो वो यहाँ होगा, और लो मूड में है तो इस जगह पर होगा। और जब वो मैनिक फेज में होता है ना तो उसकी स्थिति काफ़ी ऊपर होती है। ये स्थिति 2-4 दिन से लेकर
1 हफ्ते 2 हफ्ते तक भी रह सकती है। और फिर वो जब नीचे जाएगा तो वो डिप्रेसिव फेज में जाएगा और फिर वो उदास रहने लगेगा, तो वो भी कुछ हफ्तों तक वहाँ पर रह सकता है। इस तरह हम इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं। अब सिम्टम्स को तो समझ गए कि भाई सिम्टम्स कौन कौन से हैं जिनके कारण हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति मूड डिसऑर्डर का शिकार है। पर मूड डिसऑर्डर के कॉजेज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्या क्या कारण है, क्यों व्यक्ति इतने एक्सट्रीम में चला जाता है। तो देखिए, कारण क्या है कि कोई भी मानसिक समस्या है ना, तो वो अपना कारण बिहेवियर में ही ढूंढती है। कौन कौन से ऐसे बिहेवियर हैं आपके जिसके कारण वो व्यक्ति उसका शिकार हो जाता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के 2 एक्सट्रीम हैं और इन दोनों एक्सट्रीम्स का जो रीज़न है ना, ये हमारे मस्तिष्क में मिलता है। हमारे मस्तिष्क में बायोलॉजिकल रीजन्स में ये आते हैं कि कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। हमारे सारे इमोशंस को, वो हमारी भावनाओं को, ये केमिकल्स हैं जो कि नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इनका होता है। और जब ये बायोलॉजिकल रीज़न की बात करते हैं तो यही सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डिसरेगुलेट होते हैं और जिसके कारण हमारे मूड में परिवर्तन होता है, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर इसमें काम करता है। सेकेंड है जेनेटिक फैक्टर। देखिए, फैमिली हिस्ट्री में अगर ऐसा केस है, डिप्रेशन के केसेस होते हैं, मूड डिसऑर्डर के केसेस होते हैं, तो फिर होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या हो गया, जैसे ये अभी कोविड की समस्या चल रही है, तो ये भी एक बहुत ही प्रेशर वाली स्थिति है। कई लोगों के लिए बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में वो जूझ रहे हैं, बहुत प्रेशर में हैं। कई लोगों को एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम हो रही है। तो कई बार ऐसे तनावपूर्ण सिचुएशन भी इसका कारण हो सकते हैं। लॉन्ग मेडिकेशन, यानी कि कुछ दवाइयाँ बहुत लंबे समय से अगर चल रही हैं तो इनका भी बैड इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से ये कॉजेज हैं, कुछ हैं जैसे बायोलॉजिकल कॉजेज हो गए, साइकोलॉजिकल हैं और सोशल की बात हम करेंगे। क्योंकि देखिए, सोशल में क्या है, एक बहुत अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे आप किसी भी शॉकिंग या किसी भी प्रेशर वाली स्थिति से निपट सके, एडजस्टमेंट लेवल आपका ठीक ढंग से हो सके। जैसे एक महिला के लिए घर एवं ऑफिस दोनों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस एक ऐसा माहौल है जहाँ उसको परफेक्शनिस्ट बनना है, बट वो घर में भी वो नहीं कर सकती है। तो वो चाहती है, चूँकि उसकी भूमिका ऐसी है, तो अगर उसको जैसा फैमिली सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलता है तो फिर ये मूड डिसऑर्डर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि मूड डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स के ज़्यादातर केसेस जो होते हैं ना, ऐसे डिप्रेशन के केसेस, वो महिलाओं में ज़्यादा पाए गए हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए, है तो मूड में परिवर्तन ही, तो फिर हम इसे मेंटल प्रॉब्लम की बात क्यों कर रहे हैं या कोई मेंटल डिसऑर्डर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरे क्लास को देखने से ये लगेगा आपको इससे कि अरे ये तो मुझे भी होता है, कभी मैं खुश होता हूँ तो कभी मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्या मैं मैनिक डिप्रेशन का शिकार हूँ? तो इसमें बीमारी की क्या बात है अगर नहीं है तो। पर डोंट फॉरगेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस, यानी कि ये नॉर्मल मूड स्विंग्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक्सट्रीम मैनिक डिप्रेशन की बात हो रही है जो कि कुछ हफ्ते तक चले, तब फिर उस रेंज में आप आते हो। तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति अपने आप को काफ़ी हारा हुआ महसूस करता है, काफ़ी होपलेस महसूस करता है। तो ऐसे में काफ़ी दिनों तक रहने से उसका जीवन व्यर्थ लगने लगता है उसे, और इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाने के कारण उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप करने लगती है, वो आत्महत्या भी कर सकता है। देखिए, मैंने इसके रीज़न में, कॉजेज़ में एक इन्वायरमेंटल फैक्टर की चर्चा की थी, यानी आसपास का वातावरण जो तनावपूर्ण अगर हो तो भी ऐसी स्थिति आ जाती है। जब से कोविड का सिचुएशन अभी आया है और स्टार्टिंग के लॉकडाउन पीरियड्स को आप याद कीजिए तो आपने न्यूज़पेपर्स में बहुत पढ़ा होगा कि कोविड के कारण स्टार्टिंग जो शुरुआती फेज़ था उसमें बहुत से लोग सुसाइडल टेंडेंसी अपना रहे थे, बहुत से लोग सुसाइड कर रहे थे। एक ऐसा पेशेंट था जो कि पॉजिटिव निकला तो एम्स की छत से वो कूद गया, उसके हाथ पैर टूट गए। यानी कि ये कोरोफोबिया के कारण सुसाइडल टेंडेंसीज वो अपना रहे हैं। तो ये भी एक डिप्रेशन का फेज है जिसमें रीज़न बहुत सारे हैं, डिप्रेशन में आने के रीज़न बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर की स्थिति जो होता है ना, वो सुसाइड का कारण पड़ती है, इसलिए रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अब इसमें से लोगों को निकालें कैसे? अगर ऐसे लोग हैं आपके आसपास तो इसमें से निकलें कैसे वो? तो इसके लिए इन लोगों का ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट में कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक्स हैं,
यहाँ हम बात करते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक्स हैं, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन हैं। ये शॉकिंग का पिक्चर हो गया, ये मेडिसिन है, ठीक है। तो ये कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो किए जा सकते हैं, पर इन सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। कुछ साइकोलॉजिकल हेल्प लेने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, एक मानसिक समस्या है। तो एक मनोवैज्ञानिक, एक मनोचिकित्सक की सलाह इसमें लेनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे ज़रूरी तो क्या है ना, किसी भी समस्या के बारे में अगर आपको उसका समाधान करना है तो सबसे पहले लेट्स टॉक टू देम, टॉक थेरेपी। यानी कि ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें पेशेंट और काउंसलर दोनों आपस में आमने सामने बैठते हैं। एक ऐसा रेपो स्थापित करता है काउंसलर, ताकि अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को वो पेशेंट बता सके, और इस तरह अगर उसे अपनी समस्या के बारे में पता है और वो बताता है कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, तो फिर उसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। सेकेंड है अप्लाई साइको एनालिटिकल थियरी। देखिए, फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो था ना, वो मन के विश्लेषण की चर्चा तो करता है, पर ये हो कैसे? तो इसके लिए वही है, काउंसलर जो है सामने बैठ के, और जब उनसे टॉक थेरेपी के द्वारा बातें पूछता है तो वो क्या करता है, साइको एनालिटिकल थियरी के द्वारा उस पेशेंट में एक इंसाइट पैदा करता है कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इससे निकलना है। तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि पेशेंट अपनी स्थिति को समझे। नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या करना है, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा कहते हैं इसको। इरेडिकेशन ऑफ निगेटिव एंड डेवलप सेल्फ एस्टीम। इसके द्वारा आपकी निगेटिविटी को, उस पेशेंट की निगेटिविटी को निकाला जाता है, और जब निगेटिविटी हटेगी तो सेल्फ एस्टीम क्रिएट होगा। ओके, तो इस तरह से कुछ उपाय हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिनके द्वारा हम इस रिस्क से निकल सकते हैं, इस डिसऑर्डर से निकल सकते हैं, और ये बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्लास में बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स, कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पर डिस्कस किया है, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोगों ने यह है, पर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं जरूर दूंगी। और ये एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आज के लॉकडाउन पीरियड में। तो एक ऐसा परिवार में एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कीजिए, एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है, जिसमें हमारे बच्चे जो कि भाई पढ़ाई के प्रेशर से जूझ रहे हैं, जो कि एक ऐसे एडजस्टमेंटल प्रेशर से जूझ रहे हैं, जो अपने पीयर ग्रुप में टाइम बिताते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ स्कूल में एक बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, उनसे वो दूर हैं। तो एक अलग ही प्रेशर में है। हमारे एल्डर्स भी एक अलग प्रेशर में है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, वो मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, इवनिंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, डेली के काम नहीं कर पा रहे हैं, घर में बंद रहने को बाध्य है। तो एक ऐसे इमोशनल सपोर्ट सिस्टम को बनाने की जरूरत है, ताकि इस तरह के एक्सट्रीम पर, इस तरह के इंटेंस इमोशंस के शिकार वो न हो पाए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वो टाइम टू टाइम असाइनमेंट जरूर जमा करें। इससे उनकी पढ़ाई में बहुत सहूलियत हो जाएगी, उनके नोट्स टाइम टू टाइम प्रिपेयर होंगे, असाइनमेंट्स वहां जमा कीजिए, इवोल्यूशन वहां हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए फिर